केसीजी परिवार आपके साथ में है और मैं हूं आपके साथ राहुल। आपको पता है कि हमारी धमाकेदार जो सीरीज चल रही है, हमारे संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी डिस्कस इंपोर्टेंट में हमें आज की क्लास है। आज की क्लास में हमारा मोस्ट फोकस होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कही जाने वाली प्रेम्बल पे, जिसे बोलते हैं संविधान की आत्मा, संविधान का शरीर और संविधान की कुंजी है। इस संविधान की कुंजी को, शरीर को और आत्मा को समझने के लिए हमें भारत संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। हम लोगों को भारतीय होने के एक नाते कारण हमें कम से कम जो भारतीय हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमादित्य को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये एक देश के नागरिक होने के नाते आपको कम से कम इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। कहां से होती है? हम भारत के। अब प्रस्तावना के बारे में हम बातें करते हैं तो समझना चाहिए कि संविधान सभा ने देश में उद्देश्य प्रस्ताव बनाने के लिए कहते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को एक बैठक कराई थी। 13 दिसंबर 1946 को। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो हमेशा क्वेश्चन मिलता है और हर एग्जाम में मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। और ये जो पेश होने के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित अर्थात पास हो गया। तो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को पास हुआ है और पास होने के साथ ही बताया गया था कि हम एक ऐसे देश का संविधान बनाना चाहते हैं जो देश एक कल्याणकारी राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? कल्याणकारी राज्य होगा। तो हमारा एक देश जो है वो एक कल्याणकारी राज्य है। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत की क्या खास क्वालिटी है, तो भारत की खास क्वालिटी यह है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें हाशिए पे बैठे हुए व्यक्ति का भी हमारे यहाँ पर कल्याण किया जाता है। अंतिम श्रेणी में बैठे हुए व्यक्ति पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे भी सभी के बराबर समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और यदि वो ज़्यादा ही हाशिए पर है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी वहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, कहते हैं कि इस प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में ऐड किया गया है। क्या किया गया है? बाद में ऐड किया गया है। तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? एक है समाजवादी, साथ में आप धर्म निरपेक्ष का एक छोटा रूप ले सकते हो जिसे बोलते हैं हम पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा जोड़ा है, और एक जोड़ा है अखंडता शब्द। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है और हमेशा कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, बाहर से लिया गया है। बात करते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, जो भारत संविधान की प्रस्तावना है, इसके जो विचार है ये कहाँ से लिए गए हैं, भाषा कहाँ से ली गई है, कि देश की प्रेम्बल होनी चाहिए, ये अमेरिका का विचार है। भाषा इसकी हमने मिलती जुलती लगभग ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा को लिया है। तो कोई तो कहता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान की पूंजी है, कोई कहता है कि ये संविधान की कुंजी है, कोई बोलता है ये संविधान की आत्मा है, और कोई कहता है कि प्रस्तावना संविधान का सार है। तो प्रस्तावना को कोई पूंजी कह रहा है, कोई कुंजी कह रहा है, कोई आत्मा कह रहा है, कोई सार कह रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें विशेष है। कोई तो यहां तक बोलता है कि प्रस्तावना ही संविधान का हृदय है। यदि हृदय धड़कना बंद हो गया, प्रस्तावना के सिद्धांतों को नहीं माना गया, तो देश में संविधान के सिद्धांतों को मानने का कोई वास्तव नहीं बनता। तो बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को एक व्यक्ति है जिनका नाम है के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे यहाँ पर राजनीतिक जन्मपत्री होती है। क्या होती है? राजनीतिक जन्मपत्री होती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का सबसे सम्मिलित भाग है और संविधान का आभूषण है, संविधान की कुंजी है। मतलब जो संविधान सजरा है, जो हमें लगता है कि संविधान सजरा है, वो जो है वो प्रस्तावना जो है संविधान का आभूषण होता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी होती है और प्रस्तावना संविधान का सबसे
सम्मानित भाग होता है। किसका सेंटेंस है ये? पंडित ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। आगे इसी प्रकार से सर अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत की थी और बताया था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जो हम सपने देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, जो उसका विचार है वो क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान निर्माताओं का विचार है और ये सपनों का विचार है और सपनों के विचार को हमें अच्छे समझना होगा। आगे बात करते हैं। कहते हैं कि N.A. पालकीवाला बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। N.A. पालकीवाला ये बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप संपूर्ण प्रस्तावना ना पढ़ के, संपूर्ण संविधान ना पढ़ के केवल आप प्रस्तावना को पढ़ते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। तो संविधान का जो परिचय पत्र है वो क्या है? प्रस्तावना है। इसी प्रकार से जो अहम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट जज वो कह चुके हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। क्या है? और न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतिफल होती है। क्या होती है? प्रस्तावना होती है। तो हमारा जो प्रतिफल है लोकतांत्रिक गणराज्य का वो क्या है? प्रस्तावना। और इसी प्रकार से एक महान व्यक्ति जिनका नाम आप सुनने होंगे, सुभाष कश्यप। आप देख रहे होंगे यहाँ अमित शाह जी के साथ में है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बिना प्रस्तावना के संविधान का कोई वास्तव नहीं बनता। तो ये सेंटेंस ही बहुत आता है पेपर में कि प्रस्तावना संविधान की, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना से छेड़छाड़ से मतलब है कि आप संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रहे हो, संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हाल ही फिलहाल में एक नेता बोलते कि प्रस्तावना के अंदर से दो शब्द को, समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को निकाल दिया जाए। इसका मतलब संविधान में प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद का प्रहार किया जाने की बात की गई है। क्या बात की गई है? प्रहार। तो कोई बोलता है कि संविधान की जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है ये कहाँ से है? अमेरिका से। भाषा कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य क्या है? एक जनलोक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये वाद योग्य क्वेश्चन आता है और उसमें पूछते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सबसे पहले केस उठा था बेरुवाड़ी मामला। बेरुवाड़ी जो कि एक सीमा है, बांग्लादेश और भारत के कोने पर एक सीमा पर स्थान है। उसमें बोला गया था सब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं होता। प्रस्तावना संविधान को जानने का प्रेरणा स्रोत होता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि संविधान को जानो। ये जानने के, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी होती है क्या? प्रस्तावना। और ये वाक्य किसका है? ये है देश के सुप्रीम कोर्ट का। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो प्रस्तावना हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं कि शुरू में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किसका अंग नहीं है? संविधान का। कहते हैं कि गोलकारात मामले में माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बल्कि यह संविधान की मूल आत्मा है। ये संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन उसके बाद एक मामला चलता है, जो व्यक्ति ये करते हैं, इनका नाम है केशवानंद भारती। क्या नाम है? केशवानंद भारती कोड। ए डिवाइड कोडिज्म सिस्टम एट पार्लियामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द एंगेजमेंट। अर्थात इस वाले पार्ट में माना गया, केशवानंद भारती कैसे माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग होती है, परंतु यह न्यायोचित नहीं होती। प्रस्तावना के आधार पर किसी कोर्ट में कोई न्याय नहीं दिया जाएगा, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बोलते हैं कि प्रस्तावना का संविधान में वही भाग है जो अन्य उपबंध का है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। इनके मूल शब्दों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इस बात में मूल ढांचे की व्याख्या भी की गई थी कि मूल ढांचा क्या होता है। ये बातें भी गोलकानंद केस में ही बताई गई थी। कौन से केस में बताई गई थी? गोलकानंद। SR मुंबई केस में 1993 में बोला था कि प्रस्तावना केवल संविधान का अंग ही नहीं, बल्कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग होता है। कैसा अंग होता है? अभिन्न होता है। ये पंथ निरपेक्ष और आधारभूत ढांचा जो है, यही इसका मूल ढांचा है। अब जो पंथ निरपेक्ष है, ये इसका मूल ढांचा है। क्या है ये? मूल ढांचा। आपको बता चुका हूं
कि प्रस्तावना में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। आप कहते हैं कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और भारत में प्रस्तावना की घोषणा में कहते हैं कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, साथ में लोकतांत्रिक राष्ट्र है और गणतंत्रात्मक भी राष्ट्र है। प्रस्तावना में बंधुता कही गई है कि राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग सब जो है अमेरिका की प्रस्तावना के समान लिया गया है। तो प्रस्तावना में कहते हैं कि न्याय 3 मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है, ये मजदूरो जागो, यही सामाजिक आधार होता है। ये क्या होता है? सामाजिक आधार। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये कहते हैं कि ये इक्वलिटी है। जो व्यक्ति निचले हाशिए पर बैठा है, जो व्यक्ति कमजोर है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको एक्स्ट्रा इफेक्ट दिया जाए और उसे मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये है इक्विटी और ये इक्वलिटी। तो हमें इक्विटी पे चलता है, हमारा संविधान इस पे चलता है, हमारा संविधान इस पे चलता है। प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर समानता। तो प्रस्तावना में जो फ्रांस की क्रांति शब्द आए हैं, कौन सब 3 शब्द लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। संविधान की जो प्रस्तावना है स्वीकार की गई है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। क्या तारीख को? 26 नवंबर को। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, और ठाकुर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना में व्याख्या की गई है, मूल अधिकारों में इसकी बात की गई है, नीति तत्वों में बात की गई है, मूल कर्तव्यों में इसके आदर्शों की व्याख्या की गई है। तो बात करते हैं प्रस्तावना में आए गए शब्दों के बारे में। पहला महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण संपन्न। इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेश सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र है। इसलिए हमारा देश कैसा है? संपूर्ण संपन्न है। समाजवाद का अर्थ होगा कि भारत के सभी संसाधनों पर जनता का समान अधिकार होगा, जनता का ही अधिकार है। इसका अर्थ क्या होगा? समाजवाद। जब जनता का अधिकार होता है तो उसे बोलते हैं हम समाजवाद। क्या बोलते हैं उसको? समाजवाद। यदि पंथनिरपेक्ष की बात करें, कहते हैं कि देश में सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, देश का, राज्य का अपना कोई पर्सनल इफेक्टिव धर्म नहीं होगा, इस पर धर्म नहीं है, सभी धर्म उसकी नजर बराबर होंगे। यही होता है धर्मनिरपेक्ष। और इसी का छोटा कमरा होता है पंथ निरपेक्ष। धर्म मतलब हिंदू, और हिंदू धर्म के अंदर भी अनेक पंथ मिलते हैं, जैसे रविदासी पंथ, कबीरदासी पंथ, रैदासी पंथ। तो ये पंथ निरपेक्ष है। लोकतंत्र का होता है कि भारत में शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में है। कहां पर है? जनता में। अर्थात भारत की जनता ही अपने लिए शासक चुनती है। तो इसका मतलब क्या होता है? यह होता है लोकतांत्रिक। और गणराज्य का मतलब होता है कि देश के राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला जो व्यक्ति होगा, अध्यक्ष होगा, वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशोगुणित होगा। हमारे बीच में चुन के जाएगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नहीं होगा। और अगली इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी चाहिए कि आपको किसी प्रकार की यदि इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप केसीजी के चैनल पर इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। केसीजी के टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप एक बार प्रस्तावों को अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।